आवाज़ मिला लीजिए। हेलो। हेलो। चलिए, गुड इवनिंग आप सभी को। जीके जीएस मैथ्स चैनल पर आपका स्वागत है। सभी लोग जो ऑनलाइन में जुड़े हैं कमेंट दिखा दीजिए थोड़ा सा, कौन कौन लोग हैं। कमेंट आएगा। चलिए, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दिए, लुसेंट महाराज की जय हो, थैंक यू। सर डेली क्लास करवाएं। हाँ, डेली क्लास होगा आप लोग की। गुड मॉर्निंग। चलिए, गुड मॉर्निंग आप सभी को, वेलकम सर। चलिए ठीक है, साउंड बढ़िया है सर, थैंक यू। पुष्पा, अनु रॉय, अनुज कुमार। चलिए, आप सभी लोग साउंड आप लोग बता दीजिएगा ऑनलाइन वाले। एक बार आप सभी लोग साउंड के बारे में बता दीजिएगा क्या है। ठीक है, जैसे आप लोग की क्लास आगे स्टार्ट करेंगे। और जो भी ऑनलाइन में है सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए, सभी लोग शेयर कर दीजिए। बुन्नू सिन्हा, अनुज कुमार, कार्तिक सिंह, अंचल कुमारी, चांदनी कुमारी, मधु कुमारी, मनीष कुमार। चलिए ठीक है, सभी लोग थोड़ा सा सेशन को शेयर कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए, जीके जीएस मस्ती पटना का ये डेली क्लास का शेड्यूल है। 6:30 से सुबह में 8 AM तक आपका बिहार पुलिस और दरोगा का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो कि मंडे वेडनेसडे फ्राइडे मतलब MWF में चल रहा है आपका। ठीक है, 7 से 8 AM में आपका मैथ और रीजनिंग का टेस्ट सीरीज चल रहा है मंडे टू फ्राइडे। 8 से 9 में फाउंडेशन बैच है मैथ का, जो कि ऑफर फी है अभी 1500, ऐसे रेगुलर फी 2200 हो जाएगा। 9:30 से 11 AM में आपका जीके जीएस जगदेव सर के द्वारा पटना में प्रोजेक्टर पर क्लास आ रहा है। ज्योग्राफी स्टार्ट होगा, इसमें जो भी बच्चे आना चाहते हैं आ सकते हैं। 11 से 12 AM में आपका लुसेंट क्लास स्टार्ट हो रहा है साइंस का। पटना में जो भी लुसेंट पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग आ सकते हैं। 11 से 12 में ऑफर फी है 500 रुपया। उसके बाद 3 से 4 में आपका लुसेंट क्लास ही है, जो कि 8 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 3 से 4 में इसका फी ऑफर 500 रुपया ऑफर। और आगे एप्लीकेशन पर भी क्लास आएगा, जगदेव सर सब बता देंगे। और आगे 4 से 5 में मैथ फाउंडेशन आने वाला है और रीजनिंग फाउंडेशन भी अपकमिंग है आपका। उसके बाद 6 से 7:30 PM में बिहार दरोगा बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट है MWF में। और 7:30 से 9 PM ये सब का डिस्कशन यही चैनल पर जगदेव सर कराते हैं। चलिए, तो जो लोग भी जुड़े हैं, रुपेश कुमार, गौतम कुमार, अनुज कुमार, सर आवाज़ सही से नहीं आ रहा है, आप पहले आवाज़ सही ठीक कीजिए। आवाज़ तो सही से जा रहा है जी, आवाज़ इको करके क्लास का साउंड बंद कर दीजिए, हमको लगता है साउंड प्रॉब्लम। सतीश कुमार, साफ से बोलिए सर। साउंड प्रॉब्लम बोल रहा है सर, साउंड प्रॉब्लम है, थोड़ा सा आवाज़ बढ़ा दीजिए। रिपीट हो रहा है, सुनिए क्लास का कहा है बंद कर दीजिए, रिपीट कर रहा है समझे, इसलिए इको हो रहा है, डबल साउंड आ रहा है। हाँ हाँ, बंद कर दीजिए, इको हो रहा है। चलिए ठीक है, अब देखिए सही है, आप बताइए आवाज़ सही है। चलिए ठीक है, अब देखिए सही है, आप बताइए आवाज़ सही है। हेलो, आप सही है।
आप बताइए ऑनलाइन में सही है? हेलो, सही है? हेलो, नहीं है आवाज? ठीक है, बढ़ रहा है आवाज? नो नो, बिल्कुल सही नहीं है। हेलो हेलो, चलिए अब आप लोग का आवाज सही है, ठीक ना? थोड़ा सा साउंड बढ़वा देते हैं और पढ़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोग की क्लास। देखिए, आज जो है लुसेंट का आपका सेकंड क्लास है, और आज सेकंड क्लास में आगे पढ़ते हैं, ठीक है? साउंड पीछे से आ रहा है, क्यों साउंड वहां दे देते हैं बार बार? ठीक है, हेलो हेलो, चलिए ठीक है, अब आवाज सही हो गया होगा, सही है ना? चलिए पढ़िए। सही हो गया है राहुल वर्मा, ठीक है। चलिए देखिए, आज जो है लुसेंट का दूसरा क्लास है। आज पढ़ा रहे हैं हम लोग अनुसूची, ठीक? अनुसूची, ध्यान देना है, शेड्यूल, ठीक है? देखिए, आपका जो संविधान है, यह संविधान लागू हुआ है आपका 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950। और जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुई, तो इस समय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन संविधान सभा के द्वारा जो संविधान का निर्माण किया गया था, वह कुछ प्रावधान को अनुच्छेद में शामिल नहीं हो सका। इसलिए वैसा प्रावधान जो अनुच्छेदों में शामिल नहीं हो सका, उसे ही अनुसूची में डाल दिया गया है। अब बात समझ में आया अनुसूची क्या है? मतलब वैसा प्रावधान जो अनुच्छेदों में शामिल नहीं किया जा सका, उसे ही आपका अनुसूची में डाल दिया गया है। और जब संविधान लागू हुआ था, अर्थात 26 जनवरी 1950 को, उस समय अनुसूचियों की संख्या 8 थी। लेकिन आगे चल करके आपके संविधान में संशोधन हुआ, और संविधान संशोधन होकर के 4 गो अनुसूची को और जोड़ा गया, और टोटल अनुसूची वर्तमान में 12 है। कितने हैं? 12, ठीक है? तो यही 12 अनुसूची को हम लोग अच्छे से देखते हैं। चलिए पहला अनुसूची समझते हैं। प्रथम अनुसूची, जो प्रथम अनुसूची है, यह प्रथम अनुसूची में भारत के जितने भी राज्य हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के जो नाम है, क्षेत्रफल है, सीमा है, इन सभी के बारे में जानकारी अनुसूची 1 के तहत दिया गया है, ठीक है? तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि भारत के जितने भी राज्य हैं, जो भी केंद्र शासित प्रदेश है, सभी राज्यों के नाम, सीमा, क्षेत्रफल जो भी है, आपका पहली अनुसूची के तहत शामिल किया गया है। जैसे ठीक है कि नाम, क्षेत्रफल के बारे में पहली अनुसूची जानकारी देता है, लेकिन समझिए यहां पर, अगर जो हम किसी नए राज्य का निर्माण करते हैं, तो नए राज्य का निर्माण जब हम करते हैं, तो उसके क्षेत्रफल में भी परिवर्तन होता है, और उसका नामकरण भी चेंज करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आपका प्रथम अनुसूची में परिवर्तन हो रहा है। मतलब अगर जो किसी नए राज्य का निर्माण करना रहेगा, तो क्वेश्चन आएगा कि कौन सी अनुसूची में परिवर्तन होगा, तो पहली अनुसूची में होगा। आगे भी परिवर्तन होगा, आगे हम अनुसूची बताएंगे तो बताएंगे, अभी जस्ट, ठीक है? चलिए, तो पहली अनुसूची में आपका यही है कि 28 राज्य और 8 के शासित प्रदेश है, इन सभी के नाम तथा क्षेत्रफल के बारे में जानकारी पहली अनुसूची में है। नेक्स्ट, दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची के बारे में समझिएगा। जो दूसरी अनुसूची है, यह भारतीय संविधान के अंतर्गत
जो भी महत्वपूर्ण पदाधिकारी है, जैसे राष्ट्रपति हो गए, आपका राज्यपाल हो गए, उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो गए, राज्यसभा के सभापति उपसभापति हो गए, इन सभी की जो वेतन भत्ता पेंशन के बारे में जानकारी है, यही दूसरी अनुसूची के तहत शामिल किया गया है। मतलब क्या आवाज प्रॉब्लम? मिस्टर बिहार, ये लुसेंट वाली क्लास यूट्यूब पर भी चलेगी क्या? साउंड प्रॉब्लम है, साउंड ठीक करिए सर, साउंड ठीक करिए। हेलो, हाँ हाँ, हेलो हेलो, आवाज, हेलो 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 हेलो, आवाज सही हो रहा है? आप लोग बने रहिए। हेलो 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 करा, आप सही है? अपना है ना? ठीक है, अब देख लीजिए कमेंट। चलिए, हेलो, आप सही है ना? ठीक है, चलिए, जो भी पहले छूटा है समझा देते हैं, ठीक है? चलिए, कमेंट में बता दिए सभी लोग, सही है? चीपेस्ट क्वालिटी ऑफ साउंड, चलिए बढ़िया है। चलिए ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए ऑनलाइन वाले, ठीक है? धर्मेंद्र प्रधान, आवाज कम है, ठीक है, थोड़ा सा चीपेस्ट क्वालिटी ऑफ साउंड तेज करिए। चलिए ठीक है, चलिए समझिए आप लोग बढ़िया से, ठीक है? अब साउंड सही हो गया है, अब सही से जाएगा। चलिए देखिए, जो पहली अनुसूची है, यह पहली अनुसूची में आपका भारत के जो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इन सभी के जो नाम है, क्षेत्रफल है, इन सभी के बारे में जानकारी आपका पहली अनुसूची के तहत दिया गया है, ठीक है? जैसे अगर जो नए राज्य का निर्माण करना है, जब नया राज्य का निर्माण होगा तो क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा ना, उसकी सीमा में परिवर्तन होगा ना, तो मतलब कौन सी अनुसूची में परिवर्तन होगा? पहली अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में? पहली अनुसूची में, ठीक है? तो पहली अनुसूची का यही था। अब हम लोग देखते हैं आगे दूसरी अनुसूची। जो दूसरी अनुसूची है, इसमें आपका भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, जैसे आपका राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गए, है ना, इन सभी पदाधिकारियों के जो वेतन है, भत्ता है, पेंशन है, इन सभी के बारे में जानकारी दूसरी अनुसूची के तहत दिया जाता है, ठीक है? चलिए, ठीक ना? मतलब वेतन भत्ता पेंशन, जो भी भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, इनके वेतन भत्ता पेंशन के बारे में जानकारी दूसरी अनुसूची के तहत दिया जाता है। आगे समझते हैं हम लोग तीसरी अनुसूची। जो तीसरी अनुसूची है, यह दूसरी अनुसूची में आपका भारतीय संविधान के अंतर्गत जो भी पदाधिकारी हैं, उन्हें शपथ के बारे में जानकारी, शपथ के बारे में जानकारी दी जाती है। जैसे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश जो भी हैं, इन सभी के पदाधिकारियों की शपथ के बारे में जानकारी तीसरी अनुसूची के तहत शामिल किया गया है। कमेंट देख रहे हैं? पुष्पा, ठीक है, अमन कुमार, ठीक है सर, जोर से बोलिए, जोर से ही बोल रहे हैं, कोई मेरा प्रॉब्लम सोल्व कर देगा। चलिए, आवाज तेज ही है, थोड़ा सा और बढ़ा दीजिएगा, ठीक है? देखिए, जो तीसरी अनुसूची है ना, यह तीसरी अनुसूची में भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, इनके शपथ के बारे में जानकारी दी गई है आपका तीसरी अनुसूची में, ठीक है? लेकिन तीसरी अनुसूची के तहत आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ ग्रहण की चर्चा के बारे में जानकारी तीसरी अनुसूची में नहीं है। यहीं पर यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट समझिएगा कि तीसरी अनुसूची में सभी पदाधिकारी के शपथ के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन आपका जो राष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति हैं और जो राज्यपाल हैं, इन सभी के शपथ ग्रहण के बारे में जानकारी
आपका तीसरी अनुसूची के तहत शामिल नहीं किया गया है। तो आखिरकार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के शपथ की चर्चा कौन सा अनुच्छेदों में है? तो राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा अनुच्छेद 60 में है, उपराष्ट्रपति के शपथ की चर्चा अनुच्छेद 69 में है और राज्यपाल की शपथ की चर्चा अनुच्छेद 159 में है। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे समझते हैं आपका चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची चौथी अनुसूची समझिएगा। जो चौथी अनुसूची है, यह चौथी अनुसूची में आपका जो राज्यसभा है ना, जो राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा है, वह राज्यसभा के सीटों के बंटवारा के बारे में जानकारी आपका चौथी अनुसूची के तहत दिया गया है। और राज्यसभा में जो सीटों की संख्या है, यह आपका जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। जिसका जनसंख्या ज्यादा, उसका सीटों की संख्या राज्यसभा में ज्यादा। जैसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या है आपका 31, बिहार में 16। ठीक है, तो जो चौथी अनुसूची है, यह राज्यसभा के सीटों का बंटवारा के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, राज्यसभा के सीटों के बंटवारा के बारे में जानकारी चौथी अनुसूची के तहत शामिल किया गया है। आगे समझते हैं पांचवी अनुसूची। चलिए ऑनलाइन में गौतम कुमार, रंजीत कुमार, ठीक है, लुसेंट में साइंस भी होगा, टेंशन मत लीजिए, सब कुछ होगा। ठीक है, चलिए आगे पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र के शासन प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। देखिएगा पांचवी अनुसूची में क्या है। जो पांचवी अनुसूची है ना, जैसे भारत बहुत सा स्टेट है, जैसे मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सभी में जनजाति रहता है। तो इन सभी में जो जनजाति रहता है ना, इन सभी के जनजातियों के जो शासन प्रशासन चलाया जाता है, यह पांचवी अनुसूची के तहत जनजातीय सलाहकार परिषद, जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करके किया जाता है। जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करके किया जाता है। ठीक है, मतलब जो अनुसूचित क्षेत्र है और जो जनजातीय क्षेत्र है, यह अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र में शासन प्रशासन भारत के राष्ट्रपति जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करके वहां पर शासन प्रशासन करते हैं पांचवी अनुसूची के तहत। लेकिन पांचवी अनुसूची के तहत आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़ करके, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के छोड़ करके जहां भी अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है, वहां पर शासन प्रशासन जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करके राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है पांचवी अनुसूची के तहत। मतलब यहां पर फिर से समझना है, मतलब भारत में जहां भी आपका जनजातीय क्षेत्र है, जहां भी अनुसूचित क्षेत्र है, वहां पर शासन प्रशासन जो है आपका जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करके भारत के राष्ट्रपति के द्वारा शासन प्रशासन चलाया जाता है। लेकिन असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़ करके, क्योंकि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का जो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र का शासन प्रशासन वह छठी अनुसूची के तहत चलाया जाता है। तो पांचवी अनुसूचित में यही था आपका पांचवी अनुसूची में। ठीक ना, अनुज एंड अमन, चलिए क्लास करो अब, कमेंट नहीं, साउंड बहुत स्लो है सर। ठीक है, चलिए आगे समझिएगा। आगे समझते हैं छठी अनुसूची। छठी अनुसूची के बारे में ध्यान देना है। देखिए जो छठी अनुसूची है, यह छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के क्षेत्रों में जो जनजातीय क्षेत्र का शासन प्रशासन चलाया जाता है, इसी के बारे में जानकारी छठी अनुसूची में चर्चा है।
मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जो जनजातीय क्षेत्र का शासन प्रशासन चलाया जाता है स्वायत्तशासी जिला परिषद का गठन करके, स्वायत्तशासी जिला परिषद का गठन करके, स्वायत्तशासी जिला परिषद का गठन करके असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के क्षेत्रों में आपका जनजातीय क्षेत्र में आपका शासन प्रशासन चलाया जाता है छठी अनुसूची के तहत। क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे भी आता है कि स्वायत्तशासी जिला परिषद का गठन जो किया जाता है कौन सी अनुसूची के तहत, तो आप लोग बताइएगा छठी अनुसूची के तहत, क्योंकि 2213 मेंस में यहां से क्वेश्चन आया था, सॉरी 2446 दरोगा मेंस में, कि स्वायत्तशासी जिला परिषद का जो गठन किया जाता है वह कौन सी अनुसूची के तहत किया जाता है, तो छठी अनुसूची। और क्वेश्चन यहां पर पूछ सकता है एक और तरीके से कि इनमें से कौन सा राज्य छठी अनुसूची के तहत शामिल नहीं है। जैसे ऑप्शन नंबर ए है आपका असम, दूसरा मेघालय, तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम, तो क्या होगा, मणिपुर आंसर होगा। ठीक है, चलिए सर साउंड बधाई नहीं तो इस्तीफा दीजिए। अपने फोन में चेक करो मास्टर साहब का, तब पता चलेगा क्या सुनाई दे रहा है कि नहीं। साउंड का प्रॉब्लम सही किया जा रहा है जी, ऐसा नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिए, ठीक ना। आवाज तो ठीक है। चलिए रंजीत कुमार, ठीक है आगे देखते हैं हम। छठी अनुसूची के बारे में समझिएगा। मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के क्षेत्रों में अनुसूचित क्षेत्रों का जो शासन प्रशासन स्वायत्तशासी जिला परिषद का गठन करके चलाया जाता है। ठीक है, आगे 7वीं अनुसूची। समझिएगा 7वीं अनुसूची के बारे में। जो 7वीं अनुसूची है यह केंद्र और राज्य के बीच, मतलब केंद्र और राज्य के बीच आपका जो बंटवारा है ना, शक्तियों का बंटवारा है, यह आपका 7वीं अनुसूची के तहत किया गया है। मतलब जो केंद्र है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच जो शक्ति है ना, इसकी शक्तियों का बंटवारा किया गया है 7वीं अनुसूची के तहत। और 7वीं अनुसूची के तहत ही आपका 3 को प्रावधान किया गया सूची में। आपका संघ सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। जो संघ सूची है यह संघ सूची के विषयों पर कानून केंद्र सरकार बनाती है। राज्य सूची जो है यह राज्य सूची के विषयों पर कानून राज्य सरकार लगाती है, बनाती है। और संवर्ती सूची के विषयों पर कानून केंद्र सरकार भी बनाती है और राज्य सरकार भी बनाती है। लेकिन जब दोनों बना देता है तो केंद्र का कानून वैलिड होता है, इस पर ध्यान देना है। और जो संघ सूची है, यह संघ सूची में पहले विषयों की संख्या 97 थी और अभी बढ़कर के 100 हो गया है। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे लेकिन वर्तमान में 61 हो गए हैं। और संवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, अभी वर्तमान में बढ़कर कितना हो गया है, 52। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। और संघ सूची में कौन कौन आता है, तो आपका विदेशी मामला, विदेशी मामले हो गए संघ सूची के अंतर्गत शामिल हो गए, परमाणु हो गए, उसके बाद आपका हो गया रेलवे, यह सब जो है आपका संघ सूची के अंतर्गत शामिल है। जो राज्य सूची है इसके अंतर्गत कृषि हो गया, वन हो गया। संवर्ती सूची इसके अंतर्गत शिक्षा हो गया, ठीक है, शिक्षा हो गया, आर्थिक नियोजन हो गया, आर्थिक नियोजन, विवाह, तलाक, ठीक है, यह सब संवर्ती सूची के अंतर्गत है। राज्य सूची के अंतर्गत रेलवे पुलिस हो गया, रेलवे पुलिस, ठीक है। आगे समझिएगा, मतलब केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है यह आपका 7वीं अनुसूची के तहत किया गया है। चलिए ऑनलाइन वाले में दीपक कुमार सर, तेज बोलिए सर, आवाज कम है। अच्छा, आवाज का सॉल्यूशन किया जा रहा है, ठीक है, ठीक है, आप लोग थोड़ा सा पढ़िएगा भी ध्यान से, ठीक है। तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत यही था। अब समझते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची, जो 8वीं अनुसूची है यह 8वीं अनुसूची के तहत आपका भाषा की चर्चा है। भाषा 8वीं अनुसूची के तहत भाषा की चर्चा है। और आपका जब भारत की संविधान लागू हुआ था तो संविधान लागू होने के समय, मतलब मूल संविधान के समय भाषाओं की संख्या थी 14, लेकिन आगे चल करके संविधान संशोधन के द्वारा 8 भाषा को और जोड़ा गया और टोटल भाषाओं की संख्या कितनी हो गई, 22।
कितनी हो गई? 22। मतलब जो 8वीं अनुसूची है, यह 8वीं अनुसूची में किसकी चर्चा है? भाषा की चर्चा। ठीक है, अच्छा, वही ना। देखिए, जो 8वीं अनुसूची है, यह 8वीं अनुसूची में भाषा की चर्चा है। और शुरू में जब संविधान लागू हुआ था तो भाषाओं की संख्या 14 थी, लेकिन आगे चल करके संविधान संशोधन के द्वारा 8 और भाषा को जोड़ा गया। टोटल भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? 22। कितनी हो गई? 22। तो हम समझते हैं कौन कौन से भाषा को जोड़ा गया। जैसे 21वां संविधान संशोधन 1967, 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी को आपका जोड़ा गया है संविधान में। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी को भाषा जोड़ा गया है। उसके बाद 8वीं सूची में जोड़ा गया। उसके बाद जो है 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत आपका 3 भाषा को और जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। मतलब 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 और भाषाओं को जोड़ा गया है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, और आगे चल करके 92वां संविधान संशोधन, आगे चल करके 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत और 4 भाषाओं को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, मतलब 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 और भाषाओं को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। टोटल 4 भाषा इधर हो गया, एक भाषा इधर 5 और इधर 3, 5 3 8, 8 भाषाओं को यहाँ बता दिए ना, तो 14 8 कितना? 22 भाषा। मतलब आपका जो 8वीं अनुसूची है, यह 8वीं अनुसूची के तहत भाषा की चर्चा है। और शुरू में 14 भाषा था और आगे संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ करके 8 भाषाओं को जोड़ा गया। टोटल भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? 22। यह 8वीं अनुसूची था। ठीक है, चलिए अब ठीक है। साउंड ऑनलाइन वाले चलिए, बढ़िया है। आवाज बढ़ा दे दी, किसी किसी में कम है तो आप लोग आवाज बढ़ा लीजिए। ठीक है, जो भी ऑनलाइन वाले हैं, ठीक ना। और आप लोग आराम से पढ़िए, अनुसूची आप ढंग से समझ लीजिए। ठीक है, इसका क्वेश्चन भी करवाएंगे और लुसेंट का पीपीटी से भी करवाएंगे। ठीक है, चलिए आगे समझिएगा। 9वीं अनुसूची होगा 10 बजे तक, 10 साढ़े 10 जहां तक जाए। 9वीं अनुसूची समझिएगा आप लोग 9वीं अनुसूची के बारे में। जो 9वीं अनुसूची है, यह 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान के मूल संविधान में शामिल नहीं था। इसे संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है और इसे पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया 9वीं अनुसूची को। और जो आपका 9वीं अनुसूची है, यह 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार की चर्चा है। भूमि सुधार, जो 9वीं अनुसूची है, यह 9वीं अनुसूची में आपका भूमि सुधार की चर्चा है। और यह पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। और जो 9वीं अनुसूची है, यह 9वीं अनुसूची के समय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे वह थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। आगे समझिएगा, जो 9वीं अनुसूची है, यह 9वीं अनुसूची के बारे में शुरू में ऐसा प्रावधान था कि 9वीं अनुसूची के तहत जो भी शामिल है उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। ऐसा पहले प्रावधान था 9वीं अनुसूची के तहत। लेकिन आगे चल करके 2007 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और फैसला आते ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी है उसको न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।
2007 में ऐसा कहा गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी है उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। मतलब अभी प्रेजेंट में जो 9वीं अनुसूची के तहत जो भी विषय शामिल है उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। ऐसा कब कहा गया? 2007 में। ठीक है, ऑनलाइन वाले आप लोग जवाब दीजिए। ठीक है, शिक्षा मंत्री बन गया प्रहलाद जोशी, चलिए ठीक है, बट आप लोग पढ़ने पर भी ध्यान दीजिए। एगो धर्मेंद्र प्रधान करके हैं, बोल रहे हैं सर आवाज़ सही हो गई, आप किसी पर ध्यान मत दीजिए, सब छुट्टे का। चलिए ठीक है, किसी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप लोग पढ़िए बढ़िया से। ठीक है, आगे यहाँ देखिए कितना अच्छा अच्छा बात समझा रहे हैं। यहाँ पर आगे क्वेश्चन जब हम करवाएंगे तो आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, लेक्चर आप अच्छे से सुन लीजिएगा, आगे क्वेश्चन कीजिएगा, बहुत क्वेश्चन लाए आज, ठीक ना। और जो आगे 9वीं अनुसूची के बारे में कहा गया कि इसकी न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है 24 अप्रैल 1973 के बाद, तो यह आपका कोल्हो केस में कहा गया था, कोल्हो केस। ठीक है, इस केस को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आया हुआ है। कौन सा केस में कहा गया था कि इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है? तो कोल्हो केस। ठीक है, फिर से एक बार समझिएगा, जो 9वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची में किसकी चर्चा है? भूमि सुधार का। यह कौन सी संविधान संशोधन के द्वारा? पहला संविधान संशोधन 1951। ठीक है, ये कोल्हो केस में कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में कहा था कि अब जो है 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी 9वीं अनुसूची के तहत शामिल है उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। ठीक है, आगे हम समझते हैं 10वीं अनुसूची। ठीक है, चलिए 10वीं अनुसूची, ध्यान दीजिएगा 10वीं अनुसूची के बारे में। दसवीं अनुसूची, ठीक है, देखिए जो 10वीं अनुसूची है यह आपको 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची को। और जो 10वीं अनुसूची है यह 10वीं अनुसूची में आपका दल बदल की चर्चा है, दल बदल अधिनियम। जो दल बदल अधिनियम की चर्चा है वह आपका 10वीं अनुसूची में है, और 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया है। और 10वीं अनुसूची के समय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे वह थे आपका राजीव गांधी। राजीव गांधी, क्योंकि राजीव गांधी का शासनकाल प्रधानमंत्री के रूप में 1984 से 1989 रहा है, तो 1985 तो इसके बीच में ही आता है ना। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि गुरुजी आप कमेंट नहीं देखिए, ठीक है, नहीं देख रहे हैं, ठीक है। चलिए 10वीं अनुसूची है, या 10वीं अनुसूची में किसकी चर्चा है? दल बदल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 11वीं अनुसूची। ठीक है, 11वीं अनुसूची, ध्यान दीजिएगा 11वीं अनुसूची के बारे में। जो 11वीं अनुसूची है यह 11वीं अनुसूची भी आपके भारतीय संविधान के मूल संविधान में शामिल नहीं था, इसे भी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, और इसे 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। और जो 11वीं अनुसूची है यह 11वीं अनुसूची में आपका पंचायती राज के बारे में जानकारी दिया गया है, पंचायती राज की चर्चा है, पंचायती राज। ठीक है, जो 11वीं अनुसूची है यह 11वीं अनुसूची में पंचायती राज की चर्चा है, और 11वीं अनुसूची जो जोड़ा गया है 73वां संविधान संशोधन 1992। लेकिन जो 11वीं अनुसूची है यह 11वीं अनुसूची लागू हुआ है आपका 24 अप्रैल 1993। इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को आपका पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस मतलब जो पंचायती राज दिवस है यह आपका 24 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 11वीं अनुसूची 24 अप्रैल 1993 को लागू हुई थी। ठीक है, चलिए, और जो पंचायती राज में टोटल 29 विषय काम करने के लिए दिया गया है, पंचायती राज में टोटल 29 विषय शामिल है। ठीक है, और जो 11वीं अनुसूची है यह 11वीं अनुसूची के समय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे वह थे पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, यहां तक इस बात को ध्यान देना है। चलिए बोलेगा 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची में किसकी चर्चा है? पंचायती राज। पंचायती राज में कितने विषय काम करने के लिए दिया गया है? ठीक है,
उसके बाद जो 11वीं अनुसूची है कौन सी संविधान संशोधन के द्वारा, तो 73वां संविधान संशोधन 1992। यह लागू कब हुआ है, तो 24 अप्रैल 1993। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा। ठीक है, आगे है हम लोग देखते हैं 12वीं अनुसूची। बारहवीं अनुसूची, ध्यान दीजिएगा। आपका जो 12वीं अनुसूची है, यह 12वीं अनुसूची में आपका यह भी मूल संविधान में शामिल नहीं था, इसे भी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और इसे 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है 12वीं अनुसूची को। और जो 12वीं अनुसूची है, यह 12वीं अनुसूची में आपका नगर पालिका की चर्चा है। नगर पालिका की चर्चा है। और नगर पालिका में यहाँ पर 18 विषय काम करने के लिए दिया गया है। ठीक है, 18 विषय। जो 12वीं अनुसूची है इसमें नगर पालिका की चर्चा है और 18 विषय काम करने के लिए दिया गया। और 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा लागू किया गया है। 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा बनाया गया है, लेकिन इसे लागू किया गया है आपका 1 जून 1993। 1 जून 1993, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कहीं कहीं देता है कि 74वां संविधान संशोधन 1993, जो कि गलत है। नहीं, आपका लागू हुआ है 93 में, लेकिन विधेयक था आपका, अधिनियम था जो 74वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, अधिनियम कौन था, 74वां संविधान संशोधन 1992। चलिए ऑनलाइन में 12वीं अनुसूची नगर पालिका समझ 18 विषय। आवाज बिल्कुल साफ आ रहा है। सर जी, जगदेव सर कहाँ हैं, आएंगे जगदेव सर भी। ठीक है, चलिए आगे। ठीक है, तो आपका पूरा का पूरा हम 12 अनुसूची जो है पूरा का पूरा पढ़ा चुके हैं। अब जो है इसका लुसेंट का पीपीटी से क्लियर कर देते हैं। इसके बाद जो है आपका हम क्वेश्चन की दुनिया में चलेंगे, आप लोग जवाब दीजिएगा। ठीक है, ठीक ना। अभी जो हम थ्योरी बताए हैं उस थ्योरी से आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। चलिए देखिए, यही आप लोग को हम अनुसूची पढ़ा रहे थे, है ना। और अनुसूची जो है हम थ्योरी से क्लियर कर चुके हैं। अब लुसेंट का पीपीटी लगा करके इसको आगे खत्म करते हैं, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखिए पहली अनुसूची अभी जस्ट बताए थे कि जो भी भारतीय संघ के घटक है, घटक में जैसे 8 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इन सभी का बारे में जानकारी पहली अनुसूची के तहत शामिल है। ठीक ना, मतलब जो है आपका अगर जो किसी राज्य का निर्माण करना है, जब हम राज्य का निर्माण करेंगे ना, तो उसका नाम में और क्षेत्रफल में तो परिवर्तन होगा ही होगा। तो कौन सी अनुसूची में परिवर्तन होगा, पहली अनुसूची। और साथ ही साथ जब नया राज्य बनेगा तो क्षेत्रफल चेंज होगा, तो जनसंख्या भी चेंज हो जाएगा। और जब जनसंख्या चेंज हो जाएगा तो राज्यसभा में सीटों की संख्या पर थोड़ा सा चेंजिंग आएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर जो नए राज्य का निर्माण होता है तो यहाँ पर 2 अनुसूची में परिवर्तन होता है, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची। पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची। ठीक है, चलिए आगे। ठीक ना, तो यहाँ पर समझना है कि अगर जो नए राज्य का निर्माण करना रहेगा तो पहली अनुसूची में भी परिवर्तन होगा और चौथी अनुसूची में भी परिवर्तन होगा। और संविधान के 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। आगे दूसरी अनुसूची। जो दूसरी अनुसूची है यह भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, लोकसभा के अध्यक्ष हो गए और उपाध्यक्ष हो गए, राज्यसभा के सभापति हो गए और उपसभापति हो गए, विधानसभा के अध्यक्ष हो गए और विधानसभा के उपाध्यक्ष हो गए, विधान परिषद के सभापति हो गए और विधान परिषद के उपसभापति हो गए, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों
और भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इस सभी को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ता और पेंशन का उल्लेख किया गया है आपका संविधान के दूसरी अनुसूची के तहत, दूसरी अनुसूची के तहत। ठीक है, ठीक ना, द्वितीय अनुसूची के तहत इस सभी को वेतन भत्ता पेंशन के बारे में उल्लेख किया गया है। लेकिन यहां पर ध्यान देना है कि जो उच्च न्यायालय है ना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, राज्य के संचित निधि से, राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। लेकिन पेंशन जो है, लेकिन पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, कंफ्यूजन होता है। भारत के संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान देना है। ओके, चलिए आगे। जॉब चार्ज क्लास में आना मॉर्निंग में 4 बजे। आगे समझिएगा। देखिए, अब तीसरी अनुसूची है। जो तीसरी अनुसूची है ना, इसमें आपका जो विभिन्न पदाधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, इनके द्वारा जो पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ है ना, इन शपथ का उल्लेख जो है तीसरी अनुसूची के तहत किया गया है। लेकिन तीसरी अनुसूची के तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इन सभी के शपथ ग्रहण के बारे में जानकारी तीसरी अनुसूची में नहीं है। ठीक है, चलिए, तो राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण के बारे में जानकारी सभी लोग कमेंट करिए। उपराष्ट्रपति के बारे में शपथ ग्रहण के बारे में जानकारी कौन सा अनुच्छेद में है, कमेंट करिए। उसके बाद राज्यपाल के बारे में। ठीक है, सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑनलाइन में। ऑनलाइन वाले तो सब लड्डू खिलाइए, धर्मेंद्र जी इस्तीफा दे दिए, यही सब कर रहा है। ठीक है, चलिए, राष्ट्रपति के शपथ के बारे में जानकारी कौन सा, 60, उपराष्ट्रपति का 69, राज्यपाल का 159। आगे देखिए, जो चौथी अनुसूची है, यह जो चौथी अनुसूची है, इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। मतलब जो राज्यसभा में सीटों की संख्या के बारे में बताया गया जनसंख्या के हिसाब से, यह चौथी अनुसूची के तहत दिया गया है। जो पांचवी अनुसूची है, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में जानकारी का उल्लेख मिलता है पांचवी अनुसूची के तहत। मतलब जो भी अनुसूचित क्षेत्र है और जो भी अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में जानकारी है, वह कौन सी अनुसूची के तहत, पांचवी अनुसूची के तहत। और पांचवी अनुसूची के तहत अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में शासन प्रशासन करने के लिए गठन किया जाता है जनजातीय सलाहकार परिषद, जनजातीय सलाहकार परिषद। जो जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है, यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है जनजातीय क्षेत्रों में शासन प्रशासन करने के लिए। जब ऑब्जेक्टिव करवाएगा ना, तो ये सब मिलेगा आपको, वहां पर बताइएगा आप लोग। ठीक ना, ठीक ना। चलिए आगे, छठी अनुसूची। जो छठी अनुसूची है, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान करता है ना। मतलब जो छठी अनुसूची है, यह असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सभी राज्यों में जो जनजाति है ना, उन्हीं के प्रशासन के बारे में प्रावधान करता है छठी अनुसूची। यही 4 राज्यों में, और यही 4 राज्यों में जो शासन प्रशासन चलाया जाता है स्वायत्त शासी जिला परिषद का गठन करके। स्वायत्त शासी जिला परिषद, स्वायत्त शासी जिला परिषद का गठन करके छठी अनुसूची के तहत शासन प्रशासन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे। जो 7वीं अनुसूची है, यह 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा के बारे में दिया गया है। अभी जस्ट थ्योरी में हम बताए ही थे, है ना, कि केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है, इसके बारे में जानकारी दिया गया है 7वीं अनुसूची। और इस अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क और कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां दी गई है 7वीं अनुसूची में, संघ सूची, राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, समझिएगा आगे। जो संघ सूची है,
तो संघ सूची में दिए गए विषय पर जो केंद्र सरकार है कानून बनाती है। अभी जस्ट ही तो आपको थ्योरी में हम बताए थे कि संघ सूची के विषयों पर कानून कौन बनाती है? केंद्र सरकार। और संविधान जब लागू हुआ था तो लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में विषयों की संख्या कितनी है? 100। और संघ सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय जैसे देश की प्रतिरक्षा, क्वेश्चन आएगा आपका कि देश की जो प्रतिरक्षा है वह कौन सी सूची के तहत शामिल है? तो संघ सूची। जो विदेशी मामला है यह कौन सी सूची के तहत शामिल है? संघ सूची। युद्ध और शांति संघ सूची के अंतर्गत। रेल बोलेगा तो संघ, रेलवे पुलिस बोलेगा तो राज्य, डाक बोलेगा तो संघ, तार बोलेगा तो संघ, मुद्रा बैंकिंग संघ सूची के अंतर्गत, परमाणु शक्ति संघ सूची के अंतर्गत। ये सब आता है, जब सेट बनाइएगा तो ये सब क्वेश्चन मिलेगा, है ना, कि परमाणु शक्ति कौन सा सूची के अंतर्गत? तो संघ। मुद्रा बैंकिंग संघ। इस सबको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, जब क्वेश्चन करवाएंगे तो मिलेगा आपको, है ना। चलिए आगे आगे। जो राज्य सूची है, इस सूची में दिए गए विषयों पर कानून जो है राज्य सरकार बनाती है, लेकिन अगर जो राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है अनुच्छेद 249 के तहत। अगर जो देखिए यहां पर क्या कर रहा है, वैसे तो राज्य सूची के विषयों पर कानून तो राज्य सरकार बनाएगी, लेकिन अगर जो मामला राष्ट्रीय हित का रहेगा तो राज्य सूची के विषय पर कानून केंद्र सरकार भी बनाती है, ठीक है, अनुच्छेद 249 के तहत, ठीक ना। आगे समझिएगा। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय शामिल थे, ठीक है, कौन सी सूची में? राज्य सूची में। लेकिन वर्तमान में कितने विषय शामिल हैं? 61 विषय राज्य सूची में शामिल है, ठीक है। और जो 5 विषय है, यह 5 विषय संवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। तो संवर्ती सूची में पहले 47 था, अभी 52 है, इसमें 66 था तो अभी 61 है, ठीक है। संघ राज्य सूची में जो है कौन कौन सा विषय शामिल है? तो शांति और व्यवस्था। जो शांति और व्यवस्था है यह आपका राज्य सूची में शामिल है। जो पुलिस है यह आपका राज्य सूची में शामिल है। जेल है यह भी आपका राज्य सूची में शामिल है। स्थानीय शासन राज्य सूची के तहत शामिल है। कृषि बोलेगा तो राज्य सूची, जन स्वास्थ्य बोलेगा तो राज्य सूची। राज्य के अंदर होने वाले व्यापार न्याय विभाग ये सब कौन सी सूची के तहत शामिल है? राज्य सूची के तहत शामिल है, ठीक है। आगे संवर्ती सूची, इसके अंतर्गत दिए गए विषयों पर केंद्र और राज्य के बीच दोनों सरकारें कानून बना सकती है। मतलब जो संवर्ती सूची है ना, यह संवर्ती सूची के अंतर्गत दिए गए विषयों पर कानून केंद्र और राज्य दोनों सरकार बना सकती है, परंतु कानून के विषय समान होने पर, अगर जो कानून का विषय समान हो गया तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता है ना, कि राज्य सरकार, जब देखिए संवर्ती सूची में क्या होता है कि कानून जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बनाता है, लेकिन कानून का विषय समान हो गया ना तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है और राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून के बनाने के साथ ही क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। और संविधान के लागू होने के समय संवर्ती सूची में 47 विषय थे और अभी वर्तमान में इसकी विषयों की संख्या कितनी है? 52। कितनी है? 52, ठीक है। संवर्ती सूची के कुछ विषय क्या क्या है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे दीवानी। दीवानी कौन सी सूची का विषय है? तो संवर्ती सूची का, ठीक है। ऑनलाइन वाले भी ध्यान दीजिए थोड़ा सा। गुरुजी डेली क्लास नहीं कराते हैं, होगा डेली, आगे एप्लीकेशन पर क्लास डेली होगा, ठीक है, और आगे शेड्यूल लगेगा यूट्यूब पर भी कुछ ऐसा। आप लोग थोड़ा सा सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, दोपहर में गुस्सा कौन दिलाता था? आप अपने में सब चैट कर रहे हैं ना, चलिए ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, दीवानी कौन सी सूची का विषय है? संवर्ती सूची का, ठीक है। फौजदारी बोलेगा तो संवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। और विवाह संवर्ती सूची का, तलाक भी बोलेगा तो संवर्ती सूची का, शिक्षा संवर्ती सूची का, बहुत बार सब एग्जाम में आया है, ठीक है। आर्थिक नियोजन संवर्ती सूची का, बिजली बोलेगा तो संवर्ती सूची का, समाचार पत्र भी संवर्ती सूची का, श्रमिक संघ संवर्ती सूची का, वन संवर्ती सूची का, ठीक है, सब ध्यान रखिएगा। आगे 8वीं अनुसूची, जो 8वीं अनुसूची है ना, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, ठीक है। जो 8वीं अनुसूची है इसके तहत भारत की कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 22 भाषाओं का। लेकिन भारतीय संविधान जब लागू हो रहा था तो उसमें तो 14 भी सही शामिल था, लेकिन 8 को जो है संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक ना। तो मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं ही थे, लेकिन 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया है,
ठीक है, अभी जस्ट थ्योरी में पढ़ाए थे, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा किसको जोड़ा गया है? सिंधी को। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है आपका कोकनी, मणिपुरी तथा नेपाली को जोड़ा गया है। और 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा आपका मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और अभी टोटल भाषाओं की संख्या कितनी हो चुकी है? 22, जो कि 8वीं अनुसूची के तहत शामिल है। ठीक है, चलिए आगे। जो 9वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची के बारे में समझिएगा थोड़ा सा, और जो ऑनलाइन वाले हैं थोड़ा सा क्लास में सीरियस हो जाइए। आगे हम क्वेश्चन भी बनवाएंगे आप लोग से, ठीक है, तो पढ़िएगा तब ना बनाइएगा, ठीक है। चलिए, जो 9वीं अनुसूची है, तो संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया था। मतलब जो 9वीं अनुसूची है ना, यह 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान के मूल संविधान में नहीं था, इसे आपका जो है प्रथम संविधान संशोधन 1951 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया है। और इसके अंतर्गत राज्य के द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। कौन सी अनुसूची में? 9वीं अनुसूची में। और इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं की जा सकती है, लेकिन वर्तमान में इसमें आपका चुनौती किया जा सकता है। ऐसा बात कहा गया है 2007 ईस्वी को। कब कहा गया है? 2007 को। ठीक है, अब न्यायिक समीक्षा हो सकती है। आगे समझिएगा 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची, आपका जो 10वीं अनुसूची है, यह 10वीं अनुसूची संविधान में 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया है। जो 10वीं अनुसूची है, यह 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया है। और यह दल बदल से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है ना। 10वीं अनुसूची में किसकी चर्चा है? दल बदल का। 11वीं अनुसूची, यह अनुसूची संविधान में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 नहीं होगा, 1992 होगा। ठीक है, 1992। ठीक है, यह अनुसूची संविधान में 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई है। और इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान करने के लिए किया गया है। कितना विषय प्रदान किया गया? 29 विषय। जो 11वीं अनुसूची है, यह 11वीं अनुसूची में पंचायती राज की चर्चा है और 29 विषय काम करने के लिए दिया गया है। और जो 11वीं अनुसूची है, यह लागू हुआ है आपका 24 अप्रैल 1993। इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे। अब है 12वीं अनुसूची। यह अनुसूची संविधान में 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। और इसमें शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किया गया है। ठीक है, नगर पालिका में कितने विषय हैं? 18 विषय। और जो 12वीं अनुसूची है, यह आपका लागू हुआ है आपका 1 जून 1993। 1 जून 1993। ठीक है, चलिए इसी के साथ आपका अनुसूची का पूरा हम लेक्चर समाप्त कर दिए। लुसेंट के बुक से आपका जो है पूरा का पूरा हम पीपीटी समाप्त कर दिए, लुसेंट का पूरा पढ़ा करके इस चैप्टर का। अब जो है, अब जो हम पढ़ाए हैं, तो अनुसूची का क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। ठीक है, अभी जो लेक्चर सुने होंगे अच्छे से, उनसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, बताइएगा आप लोग। पहला क्वेश्चन आ गया है, कमेंट में सभी लोग जवाब दीजिए, हम आपके आंसर का वेट कर रहे हैं। ठीक है, राहुल कुमार, राहुल वर्मा, हिमांशु सिंह, पुष्पा, सभी लोग। हेलो, चलिए जवाब ए, गुड़िया ए, लक्की कुमार, पूजा कुमारी सी, प्रिया कुमारी, हिमांशु। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए। गुरुजी आपका पढ़ाने का तरीका मस्त है, थैंक यू। कुंदन राज, चलिए सही है। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल हैं जी? 11वीं अनुसूची में पंचायती राज की चर्चा है ना। 11वीं अनुसूची में आपका पंचायती राज की चर्चा है। ठीक है, और पंचायती राज में कितने विषय काम करने के लिए दिया गया है? टोटल 29 विषय। कितना विषय? 29 विषय काम करने के लिए दिया गया है।
ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब जो 11वीं अनुसूची है, यह 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, और 29 विषय काम करने के लिए दिया गया है पंचायती राज में, और यह लागू हुआ है आपका 24 अप्रैल 1993। 24 अप्रैल 1993, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा सभी लोग, ऑनलाइन में सभी लोग क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे 2 बताइएगा। क्या बोले? हाँ, ये क्लास पटना से चल रहा है क्या? हाँ हाँ, पटना से ही चल रहा है क्लास। ठीक है, आप एक बार भी नहीं बोले थे। अच्छा, पहले बता देंगे अब। चलिए आगे, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, अभी तो जस्ट समझाए थे। ठीक है, और पंचायती राज में कितना विषय काम करने के लिए दिया गया है? 29। नगर पालिका कौन सा अनुसूची में है? 12वीं अनुसूची में। कितना विषय? 18। ठीक है, केंद्र संबंध तो भाग 11 में है। ठीक, और केंद्र संबंध की शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में। कह रहा है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? आप लोग बताइए, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? आपको बताए थे कि 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम क्षेत्रों में आपका 6ठी अनुसूची लागू होता है। तो इसमें से क्या है? देखिए, त्रिपुरा आ रहा है ना, आंसर क्या होगा? त्रिपुरा। ठीक है, आगे, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? 6ठी अनुसूची कौन कौन सा राज्य होगा? आप लोग बताइए इसका आंसर ऑनलाइन में। रेशमी कुमारी, राजा कुमार, अंशु, बिमलेश। ठीक है, चलिए, इसका होगा 6ठी अनुसूची बोल रहा है ना, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, संविधान की किस अनुसूची के तहत किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है? बताइए आप सभी लोग, अभी थ्योरी हम पढ़ाए थे, ठीक ना, कि कौन सी अनुसूची के तहत जो है किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है? तो होगा आपका 5वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची के तहत? 5वीं अनुसूची। और 5वीं अनुसूची के तहत ही आपका जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है। जनजातीय सलाहकार परिषद, जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है अनुसूचित क्षेत्रों में शासन प्रशासन करने के लिए, जो कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा गठन किया जाता है 5वीं अनुसूची के तहत। चलिए आगे, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों का अंतरण यकृत और शून्य घोषित किया गया है? तो देखिए, जनजातीय भूमि का बोल रहा है ना, किस अनुसूची के तहत? तो 5वीं अनुसूची के तहत ऐसा किया गया है। ठीक है, आगे, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय प्रावधान किया गया है? तो दल बदल की चर्चा कौन सी अनुसूची में है जी? 10वीं अनुसूची। ठीक है, जवाब देते रहिएगा आप लोग। आगे बताइए, भूमि सुधार किसके विषयों के अंतर्गत है? तो भूमि सुधार जो है आपका राज्य सूची के अंतर्गत शामिल है। कौन सी सूची के अंतर्गत शामिल है? राज्य सूची। आगे, संविधान की अनुसूची 6 किस राज्य में लागू नहीं होती है? आप ही लोग बताइए। पढ़ाने के समय बोले थे ना इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, आप लोग जवाब दीजिए। राहुल वर्मा, पूजा, रोशन, रूपा, पिंटू, फिरोज खान, धर्मेंद्र कुमार, हिमांशु। चलिए सभी लोग जवाब दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, संविधान का 25वां भाग आप करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, जब आगे टॉपिक पढ़ाएंगे तो
ठीक ना। चलिए, तो संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मणिपुर में लागू होता है नहीं ना, तो मणिपुर आंसर हो जाएगा। आगे, विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। किसके अंतर्गत? विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना, ये सब तो समवर्ती सूची में शामिल है ना। ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची में शामिल है। आगे, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है जी? राज्य सूची में तो देखिए, राज्य सूची में रेलवे, पुलिस का उल्लेख है। ठीक है, राज्य सूची में रेलवे, पुलिस का उल्लेख है। और रेलवे बोलेगा तो किसका? संघ सूची का। शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, वन समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल है। विद्युत समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? ठीक है, संघ सूची से संबंधित नहीं है। तो देखिए, रक्षा संघ सूची के अंतर्गत आता है, वैदेशिक मामले भी संघ सूची के अंतर्गत, रेलवे भी संघ सूची के अंतर्गत। तो कृषि जो है राज्य सूची के अंतर्गत शामिल है। कृषि राज्य सूची के अंतर्गत शामिल है। आगे, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? बताइए सभी लोग। आवाज कम आता है, थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। ठीक है, राजपाल पासवान, पिंटू कुमार। चलिए, सभी लोग जवाब दीजिए फटाफट, आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं हम। चलिए, सभी लोग जवाब दे रहे हैं। चलिए आगे, कह रहा है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है जी? तो दल बदल अधिनियम से संबंधित है ना। अच्छा, पंचायती राज किससे? 11वीं अनुसूची ना। भूमि सुधार 9वीं अनुसूची ना। और संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन तो 7वीं अनुसूची। ठीक है, चलिए आगे जवाब दीजिएगा आप लोग, मिलान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 बनाइएगा आप सभी लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का जवाब। सर मेरा नाम नहीं ले रहे हैं, ईसु कुमार नाम तो ले रहे हैं सभी लोग का। रजक वन कबूतर, आवाज कम आ रहा है क्या? चलिए, आप लोग क्वेश्चन नंबर 28 का टाइप करके आंसर दीजिए तो क्या होगा इसका। ठीक है, देखिए, जो केंद्र सूची है, केंद्र सूची के अंतर्गत कौन शामिल होगा? तो जनगणना। ठीक है, राज्य सूची बोलेगा तो पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था। समवर्ती सूची बोलेगा तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। अपशिष्ट विषय बोलेगा तो अंतरिक्ष अनुसंधान। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो समवर्ती सूची में कौन है जी? शिक्षा। ठीक है, ठीक ना। कृषि राज्य सूची का विषय है। पुलिस तो बिहार पुलिस तो जो भी है ये सब राज्य सूची में है। रक्षा जो है संघ सूची में शामिल है। आगे देखिए, बीपीएससी का क्वेश्चन, इसको बनाइए। जानवरों के प्रति क्रूरता। चलिए, ऑनलाइन वाले सभी लोग जवाब दीजिए। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। समवर्ती सूची में, ठीक ना। चलिए आगे बताइएगा। सभी कुछ थ्योरी में पढ़ाया गया, ठीक है, इसीलिए हम पूरा फटाफट आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग बताइए इसका आंसर। थ्योरी बढ़िया समझिएगा तो आपको सब क्वेश्चन बन जाएगा ऐसे ही। चलिए आगे, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधायी सूचियों का प्रावधान है। ठीक है, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में विधायी सूचियों का प्रावधान है। 3 विधायी सूचियों का प्रावधान, 3 को विधायी सूची। तो कौन सा अनुसूची में है जी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। किस में है? कौन सी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची। ठीक है, चलिए आगे।
कोहेलो केस, देखिए हम थ्योरी में बताए थे कोहेलो केस के बारे में, आप लोग यहाँ पर जवाब दीजिए कि कोहेलो केस जो है भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है, ठीक ना? जवाब दीजिए सभी लोग। बीज राइट, सी कोई बोल रहा है, निशा सिंह बी बोल रही है, रूपा कुमारी, ऋतिक सिंह, सभी लोग आंसर बताना छोड़ दिए क्या जी? अमरजीत बी। कोहेलो केस के बारे में पूछ रहे हैं, 8वीं थोड़ी होगा, आगे बताइए। सोनाली कुमारी 8 नहीं होगा। चलिए एक लड़का धीरज सही बता रहा है, नौमी सही है। तो क्लास अच्छे से देखिए तो समझे, तब समझ में आएगा। देखिए जो कोहेलो केस है ना, यह भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? तो कोहेलो केस 9वीं अनुसूची से संबंधित है, और यही 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार की चर्चा है ना, इसी के बारे में कहा गया था 2007 में कि अब जो है 24 अप्रैल 1993 के बाद जो भी 9वीं अनुसूची के तहत विषय शामिल है उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये, देखिए यूपीपीएससी में पूछा गया है। आगे बताइएगा, देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक ना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको बनाइए। आजकल एग्जाम में यही सब टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो आप लोग इसको बनाइए। चलिए पिंटू कुमार, कंचन कुमारी, उसके बाद अजीत कुमार, बिट्टू, रोशन। चलिए आगे देखिए, कह रहा है ना, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कह रहा है, स्टेटमेंट 1 है आपका कि भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि भारत की संसद जो है किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। हाँ, भारत की संसद को ऐसा अधिकार है कि किसी भी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय के द्वारा नहीं किया जा सकता है तथा उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता है। क्या ऐसा है? नहीं। अब निर्णय किया जा सकता है न्यायालय के द्वारा, ऐसा बताया गया था 2007 में। तो यह स्टेटमेंट क्या है? गलत, ठीक है। तो पहला क्या है? सही, तो केवल 1 है ना, मतलब 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों को अब न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। आगे बताइएगा, आगे का क्वेश्चन है, बताइएगा। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। कौन सा? राज्य भूमि सुधार अधिनियम। जहां भी भूमि सुधार की चर्चा है तो कौन सा अनुसूची में? 9वीं अनुसूची, सिंपल हो गया। आगे बताइएगा आप लोग। आईएएस प्री 2019 का क्वेश्चन है, बताइए सभी लोग आंसर क्या होगा? विशाल कुमार, हिमांशु, शशि, रजनीश, ऋतिक, नीतीश। बी, सभी लोग बी बोल रहा है ना, बी। इसका बी थोड़ी होगा, इसका बी नहीं होगा। देखिए, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पूरा स्थापित किया गया था? तो बोलिए कि थे 9वीं अनुसूची के समय कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। आगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। बनाइए, इसको मिलान करिए। देखिए, जो भाषा या भाषा की चर्चा कौन सा अनुसूची? 8वीं। दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता बोलेगा, दल परिवर्तन तो कौन सा? 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन होगा। संघ राष्ट्र तथा समवर्ती सूची के बारे में जानकारी कौन सा? 7वीं अनुसूची। तो बच क्या गया? कुछ अधिनियमों का विधि नामकरण कौन सा? 9वीं अनुसूची। मिलान कर लीजिए।
ठीक है, चलिए आगे। इसको भी आप लोग मिलान करके बताइए क्या आंसर होगा। अभी जो थ्योरी में पढ़े हैं इसका आंसर बताइए आप सभी लोग। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और बताइए, ठीक ना। चलिए, ऑनलाइन में कमेंट रुक गया पूरा कि कमेंट बंद कर दिया सब। अच्छा, बिंदास जुलिका। चलिए, क्वेश्चन है आपका, देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुर्स से सही उत्तर चुनिए। देखिए, भूमि सुधार जो है 9वीं, भाषा 8वीं, राज्यसभा की चर्चा 4थी अनुसूची, जनजातीय क्षेत्र 6th, मिलान कर लीजिए। आगे आगे बताइए क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन अच्छा है, इसको बताइएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको बताइए। भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या उपबंधित है ना, क्या उपबंधित है 3री अनुसूची में। अभी थ्योरी में पूरा हम बताए थे। चलिए देखिए, भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या उपबंधित है। तो संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, ठीक है, संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का बारे में बताया गया है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दी जाने वाली शपथ का प्रारूप, यह भी बताया गया है। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप, यह बताया गया है आपका 3री अनुसूची में, नहीं ना बताया गया है, इसका प्रावधान ही नहीं है। इसके बारे में जो शपथ है, इसके शपथ के बारे में जानकारी दिया गया है अनुच्छेद 60। तो क्या अनुसूची 3 में राष्ट्रपति के शपथ के लिए कुछ दिया गया है? बिल्कुल नहीं है। आगे, संसद के सदस्य के द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, यह भी है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो भारत के संविधान की 3री अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या उपबंधित है। तो यही है आपका ऑप्शन नंबर 1, 2, 4 सी। ठीक है, सी होगा, ठीक ना, कर लीजिएगा। ये सब अच्छे लेवल का क्वेश्चन है थोड़ा। आगे, भारत के संविधान की 4थी अनुसूची विवेचित करती है क्या। तो 4थी अनुसूची में क्या है, तो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन, मतलब राज्यसभा में सीटों का जो बंटवारा है, इसी की चर्चा है। आगे है आपका, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो, बताइए अभी लोग थ्योरी में बताए थे ना कि यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में किस एक को अवश्य संशोधन करना चाहिए। ठीक है, तो आपको बोले ही थे, जो पहली अनुसूची है, यह पहली अनुसूची में आपका चर्चा है क्या, भारत के जो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, सभी के नाम तथा क्षेत्रफल के बारे में जानकारी। तो जब भी अगर जो नया राज्य बनेगा तो कौन सी अनुसूची में परिवर्तन होगा, पहली अनुसूची। और साथ ही साथ अगर जो नया राज्य बनेगा तो क्षेत्रफल चेंज होगा ना, तो क्षेत्रफल चेंज होगा तो राज्यसभा का सीट चेंज होगा। तो कौन सी अनुसूची राज्यसभा सीटों के बारे में, 4थी अनुसूची। मतलब कभी भी नया राज्य बनेगा तो पहली और 4थी अनुसूची में परिवर्तन होगा, लेकिन यहाँ पर 4थी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पहली 4थी दोनों है। यदि भारत से एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए। तो अवश्य में तो पहली को तो जरूर करना चाहिए, ठीक है, और 4थी भी होगा। यहाँ पर ऑप्शन अगर जो रहता तो ए और डी दोनों होता, ठीक है, लेकिन पहले पहली है तो पहली होगा। आगे बताइएगा, भारतीय संविधान की निम्नलिखित दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नाम की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों को विरोध देती है। कौन सी एक राज्यों के नाम की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का विरोध देती है। तो कौन सी अनुसूची ऐसा करता है, भारतीय राज्यों के नाम और क्षेत्रफल के बारे में जो भी जानकारी है, कौन सा अनुसूची, आपका पहली अनुसूची। आगे, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। बताइए, इस क्वेश्चन को आप सभी लोग जवाब दीजिए। भारत के संविधान में 20 भाग हैं, गलत है, 22 भाग हैं। वर्तमान में भी कितना, 25, लेकिन मूल भाग 22 है। संविधान संशोधन के द्वारा 3 और जोड़ा गया है, 25। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद है, बिल्कुल गलत है। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया, बिल्कुल सही, अभी तो जस्ट बताए हैं। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है, तो केवल 3, ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है। चलिए, आवाज बहुत कम आ रहा है, थोड़ा सा बढ़ा लीजिए आप लोग आवाज। रेगुलर क्लास की, जहां रेगुलर क्लास होगा एप्लीकेशन पर रेगुलर क्लास होगा इसका। आगे, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? तो अभी अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। शुरू में कितना था? 8। 4 को संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, टोटल कितना हो गया? 12। ठीक है। चलिए, तो देखिए आपका जो अनुसूची का टॉपिक था वह हमने जो है अनुसूची पूरा का पूरा अच्छे से थ्योरी दे करके, लुसेंट का पीपीटी लगा करके और जो है क्वेश्चन करा करके खत्म कर दिए हैं। ठीक है। और आगे जो है अनुसूची खत्म हो गया तो हम जो है आगे पढ़ते हैं अब भाग के बारे में। ठीक है। तो अगला हेडिंग लगाइएगा आप सभी लोग, भाग के बारे में। ठीक है। देखिए, आप लोग को लुसेंट स्पेशल बैच ऑब्जेक्टिव लेना है ऑल एग्जाम के लिए, तो आप लुसेंट ऑब्जेक्टिव का कोर्स ले सकते हैं जीके जीएस मस्ती एप्लीकेशन पर। उसके बाद अभी विजेता बैच चल रहा है साइंस स्पेशल का, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल पी/क्यू ले सकते हैं। इसके साथ साथ विजेता बैच ऑल सब्जेक्ट का आप लोग ले सकते हैं। ठीक है। चैप्टर वाइज चैप्टर सब्जेक्टिव बैच है। उसके बाद जो है लक्ष्य बैच ले सकते हैं आप लोग बिहार पुलिस के लिए, अभी ऑफर चल रहा है बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए 499 में फाउंडेशन बैच है। इसके साथ साथ मंजिल बैच है आपका, दरोगा बाबू बैच महा ऑफर अभी 399 में। ठीक है। आगे जीके जीएस मस्ती एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और पूरा का पूरा कोर्स आपका वहीं पर मिल जाएगा। इसके अलावा आपका प्रीमियम मैथ फाउंडेशन बैच है। ठीक है, संकल्प बैच, इसका भी फी 249 है, आप लोग ले सकते हैं। इसके अलावा मैथ फाउंडेशन बैच जो है बहुत जल्द स्टार्ट हो रहा है आपका। ठीक है, शाम में 4 बजे से, और आगे सभी 2 पर तो क्लास चल ही रहा है। ठीक है। और पटना का शेड्यूल ए है। और आप लोग को लुसेंट अगर जो ऑफलाइन करना है तो आप लोग सुबह 11 से 12 और शाम में 3 से 4 आ सकते हैं। ठीक है। बाकी टेस्ट वगैरह पटना में चल रहा है, और जो है विशेष जानकारी के आप लोग इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, आपका एड्रेस यही है, बाजार समिति में रामकृष्ण कॉलोनी है। ठीक है। आप इसी नंबर पर कांटेक्ट करके आ सकते हैं पटना में। ठीक है, केला मंडी के पीछे। चलिए, नहीं अभी पढ़ाएंगे, और अभी एक टॉपिक खत्म हुआ, अगला और पढ़ाएंगे। अच्छा, ठीक है। हेलो। चलिए, हाँ एप्लीकेशन पर भी बैच मिलेगा। ठीक है गौतम कुमार, बहुत जल्द। चलिए आगे, आगे समझिएगा। देखिए, अब जो है आपका अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाइएगा सभी लोग, भाग, भारतीय संविधान के भाग। देखिए, भारतीय संविधान जब लागू हुआ था, सर माइक से बदल दिए, इतना प्रॉब्लम नहीं होगा डेली डेली। अच्छा ठीक है,
अब देखिए सही जा रहा होगा। चलिए आगे। भारतीय संविधान का जो भाग है, यह जब मूल संविधान लागू हुआ था तो उसमें भागों की संख्या थी 22, लेकिन अभी वर्तमान में 25 है। ठीक है, लेकिन मूल भाग तो 22 ही है ना, 3 को है संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है इसी के तहत। जैसे आपका 4 का क है ना, 14 का क है। ठीक है, तो मूल भाग तो आपका 22 ही है ना। इसी में सबसे पहला भाग हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आपका भाग 1। भाग 1, ठीक है। और जो टोटल 22 भाग है, यह 22 भाग को हम लोग अच्छे से यहां पर कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना, समझिएगा। भाग 1, देखिए जो भाग 1 है आपका, यह भाग 1 में आपका संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा है आपका भाग 1। ठीक है, जो भाग 1 है आपका, वह संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा है ना। और भाग 1 के अंतर्गत जो संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, इसकी चर्चा है आपका आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आपका संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा है। ठीक है, तो समझते हैं हम लोग भाग 1 के बारे में, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक क्या है। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। आर्टिकल 1, देखिए आर्टिकल 1 क्या है, समझिएगा। अनुच्छेद 1 कहता है आपका कि जो इंडिया है अर्थात जो भारत है आपका, यह राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। ठीक है, यह अनुच्छेद 1 में कहा गया है आपका, आर्टिकल 1 में कहा गया है कि इंडिया जो है अर्थात जो भारत है, यह आपका राज्यों का संघ है। यह कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 में ऐसा कहा गया है। मतलब अनुच्छेद 1 में यहां पर 2 बातें समझा रही है कि भारत का संवैधानिक नाम आपका इंडिया और भारत है, और दूसरा बात यह समझा रहा है कि जो भारत है, यह भारत राज्यों का संघ है। मतलब आपका जो भारत है, यह भारत राज्यों का संघ है। यहां कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि संविधान में अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया जो है अर्थात भारत जो है, यह राज्यों का संघ है। इसलिए कभी कभी मणिपुर वाले कहते हैं कि हमको अलग देश चाहिए, तो क्या प्रैक्टिकली यह पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि संविधान में ऐसा कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का क्या है, संघ है। ठीक है, तो आर्टिकल 1 में यही था आपका, ठीक ना। यहां से 2 बातें क्लियर कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, और यहां पर भारत का संवैधानिक नाम जो है इंडिया है और भारत है। ऐसा नहीं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भारत का संवैधानिक नाम क्या है। जैसे आपको ऑप्शन देते हैं, बनाइएगा, क्वेश्चन है आपका कि भारत का संवैधानिक नाम क्या है, भारत का संवैधानिक नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए हिंदुस्तान, ऑप्शन नंबर बी आर्यावर्त, ऑप्शन नंबर सी भारत खंडे, और ऑप्शन नंबर डी इंडिया। चलिए ऑनलाइन वाले सभी लोग कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर क्या होगा, इसका आंसर। ठीक है, चलिए सभी लोग बताइए ऑनलाइन वाले। बिंदास, उदय कुमार, हिमांशु सिंह, बलराम मंडल। नहीं समझ में आ रहा है सर, ऐसा समझ में आएगा, आप कंटिन्यू रेगुलर क्लास कीजिए तो समझ में आएगा। ठीक है, शुरू से क्लास कीजिए तब समझ में आएगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी सभी लोग बोल रहे हैं इंडिया। चलिए सही है, सभी लोग का आंसर सही है। चलिए इसके आगे करते हैं हम लोग आगे। ठीक है, देखिए जो भाग 1 है, समझिएगा, जो भाग 1 है इसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र की चर्चा है, और इसके बारे में जानकारी अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, और अनुच्छेद 1 में है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, चलिए आगे आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 2।
अनुच्छेद 2। जो अनुच्छेद 2 है, यह अनुच्छेद 2 कहता है, जैसे समझिएगा अनुच्छेद 2 के बारे में, जैसे भारत की सेना जो है पाकिस्तान पर हमला किया, पाकिस्तान से लड़ाई हुआ और पाकिस्तान को जीत करके भारत में मिला लिया, है ना। तो जो पाकिस्तान को जीत करके जो भारत में मिलाया गया है, मतलब जो नए राज्यों का यहाँ प्रवेश हो रहा है, यह जो है आपका अनुच्छेद 2 के तहत। अब आवाज सही है ना? वही तो शुरू में ऐसा रहता, ऑटोमेटिक आ गया, वही ना। ठीक है, अच्छा कोई नहीं, चलिए ऑनलाइन वाले आवाज क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे। जो अनुच्छेद 2 है, यह अनुच्छेद 2 कहता है आपका कि नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश। ठीक है, मतलब जो भारत की सीमा है या भारत की सीमा के बाहर, जैसे यहाँ पर पाकिस्तान है, चाइना है, यहाँ पर अफगानिस्तान है, इन सभी भारत के बाहर के क्षेत्रों को जीतकर अगर जो भारत में मिलाया जाता है तो अनुच्छेद 2 के तहत, अनुच्छेद 2 के तहत। और ठीक है, इस बात को ध्यान देना है, तो नए क्षेत्रों को भारत में जो मिलाया जाता है अनुच्छेद 2 के तहत, यह काम करती है भारत की संसद। कौन करती है? भारत की संसद। और भारत की संसद जो है नए क्षेत्रों को भारत में जो मिलाती है, यह संसद साधारण बहुमत के आधार पर मिलाती है। अभी हम क्वेश्चन करवाएंगे, आप लोग बताइएगा, ठीक है, कौन सी बहुमत के आधार पर? साधारण बहुमत के आधार पर कराती है। ठीक है, अनुच्छेद 2 में ऐसा कहा गया है। ठीक ना, चलिए चलिए आगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 2 क्लियर हुआ, मतलब नए राज्यों का प्रवेश जो होगा भारत में, वह कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 2 के तहत। ठीक है, जैसे मान के चलिए कभी जो है अगर जो चाइना को जीत करके भारत मिला लेता है अपने सीमा में, तो कौन सा अनुच्छेद के तहत ऐसा होगा? अनुच्छेद 2 के तहत। ठीक है, अब आगे समझते हैं हम लोग, आगे समझते हैं हम लोग अब अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3। ठीक है, अनुच्छेद 3 के बारे में आगे समझिएगा आप लोग। देखिए, जो अनुच्छेद 3 है, यह अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि भारत के भीतर, भारत के भीतर किसी राज्य का, किसी राज्य का नाम, सीमा में क्षेत्र, नाम सीमा क्षेत्रफल में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए आपका, जैसे बिहार स्टेट है, ये तो भारत के भीतर ही है ना। तो अगर जो, जैसे मान के चलिए आंध्र प्रदेश ही है, आंध्र प्रदेश का विभाजन करके जो तेलंगाना बना है आपका, ये तो भारत के भीतर ही है। तो भारत के भीतर अगर जो किसी भी राज्य का नया निर्माण किया जाएगा तो कौन सी अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। और अभी देखिए नया राज्य का निर्माण हुआ, और अभी हाल फिलहाल में जो है केरल, जो केरल है, यह केरल का नाम बदल करके जो केरलम किया गया है, मतलब यहाँ पर नामकरण चेंज हुआ है, नाम चेंज हुआ है, तो नाम में भी चेंज करना रहेगा, तो कौन सी अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 3। क्योंकि अनुच्छेद 3 कहता है कि भारत के भीतर किसी भी राज्य का नाम, सीमा में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन, यह सब कौन सा अनुच्छेद के तहत? 3 के अंतर्गत। ठीक है, तो मतलब अगर जो है आपका केरल का नाम केरलम किया गया है तो अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है, अच्छा अब समझिएगा, जैसे आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश का विभाजन करके जो तेलंगाना का गठन किया गया, ये तो भारत के भीतर ही है ना। तो जो भी नए राज्यों का भारत में स्थापना होता है तो कौन सा अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 3। ठीक है, चलिए आगे समझिएगा। अब आगे हम लोग समझते हैं कि आखिरकार जो है राज्य का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, इसको समझते हैं, थोड़ा सा कंसेप्चुअली समझेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ठीक ना, चलिए आप लोग हेडिंग लगाइएगा, नए राज्य का निर्माण कैसे होता है। नए राज्य का निर्माण कैसे होता है। हेलो, अच्छा कोई, अच्छा ऑनलाइन, ठीक है, ठीक है, चलिए समझिएगा। देखिए नए राज्यों का निर्माण कैसे होता है, समझिएगा।
नए राज्यों का निर्माण कैसे होता है समझिएगा। हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो हेलो। चलिए देखिए, समझिएगा नए राज्यों का निर्माण कैसे होता है। जब नए राज्यों का निर्माण करना रहेगा तो नए राज्यों का निर्माण करने के लिए गृह मंत्रालय के द्वारा एक विधेयक तैयार किया जाता है। ठीक है, गृह मंत्रालय के द्वारा गृह मंत्रालय के द्वारा गृह मंत्रालय के द्वारा विधेयक तैयार किया जाता है। अब समझिएगा, जो गृह मंत्रालय के द्वारा विधेयक तैयार किया जाता है, इस विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाता है। समझिएगा लोग बढ़िया से कि नए राज्य का निर्माण कैसे होता है। तो नए राज्य का निर्माण करने के लिए सबसे पहली बात जो है, आपका गृह मंत्रालय जो है ना, जैसे अभी गृह मंत्रालय किसके पास है? अमित शाह के पास। तो गृह मंत्रालय के द्वारा विधेयक तैयार किया जाता है और विधेयक में यह बताया जाता है कि हाँ, इस राज्य का विभाजन होना है, इस क्षेत्र का एरिया पूर्वी वाले भाग में, इस क्षेत्र का एरिया पश्चिमी वाले भाग में, मतलब सब कुछ विधेयक में रखा जाता है ना। किस वाले राज्य को इस मिलेगा, पूर्वी वाले भाग को यह चीज मिलेगा, है ना, सब कुछ लिखा रहता है जो विभाजन में होता है। मतलब नए राज्य का निर्माण करना है तो गृह मंत्रालय के द्वारा विधेयक तैयार किया जाता है और यह विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। ठीक है, किसके पास भेजा जाता है? राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। ठीक है, और जब राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है इस विधेयक को, तो राष्ट्रपति जो है इस विधेयक को बिना अनुमति का संबंधित राज्य के विधानमंडल में भेज देता है। संबंधित राज्य का विधानमंडल, जिस राज्य का मतलब विभाजन करना है, ठीक है, उस राज्य के विधानमंडल के पास आपका जो राष्ट्रपति है वह भेज देता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर फिर से एक बार समझिएगा जी ऑनलाइन वाले, यहाँ पर कंसेप्चुअली है, थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन देगा तो आपसे बनेगा। ठीक है, चलिए, है ना, सब कह रहा है कि और तेज करिए साउंड। चलिए, साउंड में काम हो रहा है, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, नेक्स्ट डे से सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए, मतलब नए राज्य का निर्माण करना है ना, तो गृह मंत्रालय के द्वारा विधेयक तैयार किया जाता है और यह विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति इस विधेयक को बिना अनुमति के संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास भेज देती है। मतलब जिस राज्य का विभाजन करना है उस राज्य के विधानमंडल के पास राष्ट्रपति इस विधेयक को भेज देती है और विधानमंडल के पास जब यह विधेयक जाता है तो विधानमंडल को इस विधेयक के ऊपर 30 दिन का समय दिया जाता है। मतलब विधानमंडल को इस विधेयक के बारे में 30 दिन का समय दिया जाता है। तो 30 दिन के भीतर अगर जो वह विधानमंडल इस विधेयक को पारित कर देती है फिर भी ठीक है, और पारित नहीं भी करती है फिर भी इस विधेयक पर राज्य के विधानमंडल का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। मतलब यहां पर समझना है कि अगर जो नए राज्य का निर्माण करना है तो नए राज्य का निर्माण करने में राज्य के विधानमंडल का कोई भी विशेष योगदान नहीं है। यही आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक ना, इस बात को समझिएगा कि अगर जो नए राज्य का निर्माण करना है तो क्या राज्य के विधानमंडल को कोई विशेष पावर है? नहीं। 30 दिन के भीतर पारित करे या पारित नहीं करे तो आगे यह पारित समझा जाता है और यह विधानमंडल 30 दिनों के बाद जो है आपका फिर से यह विधेयक जो है आपका राष्ट्रपति के पास जाता है। किसके पास जाता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति जो है जब इसके पास आता है, विधानमंडल के द्वारा जब राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति इस विधेयक को पुनः आपका जो है राष्ट्रपति इस विधेयक को अनुमति देता है और जब राष्ट्रपति इस विधेयक को अनुमति देता है तो यह जाता है संसद के सदन में और यहाँ पर संसद का कोई भी सदन में जा सकता है, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा। अगर जो लोकसभा में गया तो लोकसभा अगर जो यहाँ से साधारण बहुमत से पारित कर देती है, अगर जो लोकसभा साधारण बहुमत से पारित कर दी तो राज्यसभा के पास गया और राज्यसभा भी अगर जो यहाँ पर साधारण बहुमत से पारित कर दी, अगर जो दोनों सदन पारित कर दिया तो फिर राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति जब इस पर सिग्नेचर कर देता है तो आपका नए राज्य का निर्माण हो जाता है। और यही प्रोसेस है आपका नए राज्य का निर्माण होने में।
तो इस बात को पूरा का पूरा थ्योरेटिकल अच्छे से समझ जाइए, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर कैसे कैसे, चलिए साउंड प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा ऑनलाइन वाले, टेंशन मत लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए आगे समझिएगा, मतलब नए राज्य का निर्माण करना है तो क्वेश्चन कैसे कैसे आएगा। पहला क्वेश्चन आएगा कि नए राज्य का निर्माण करने के लिए जो है आपका कौन सा बहुमत से पारित किया जाता है, तो साधारण बहुमत से। अच्छा, नए राज्य का निर्माण करने में विधानमंडल का कोई अधिकार है, कोई विशेष अधिकार नहीं है। विधानमंडल के पास कितने दिन रहता है, 30 दिन तक। अच्छा, जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति जो है संसद में कोई भी सदन में जा सकता है, लोकसभा या तो राज्यसभा। पूछेगा क्या ऐसा जरूरी है कि लोकसभा में पहले जाएगा, ऐसा कोई जरूरत नहीं है, किसी भी सदन में जा सकता है, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा। और लोकसभा भी साधारण बहुमत से पारित कर दी और राज्यसभा भी साधारण बहुमत से पारित कर दी, तो राष्ट्रपति सिग्नेचर करते हैं और नए राज्य का निर्माण हो जाता है। क्लियर हुआ तो आप लोग बता दीजिए, ठीक है, ठीक ना। चलिए, तो आपका अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और आगे नए राज्य का निर्माण कैसे होता है इसको हम बता दिए हैं। कहिएगा तो एक बार फिर से बता देते हैं, नहीं तो ऑनलाइन में है, आप एक बार वीडियो रिकॉल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे आगे समझिएगा, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4 के बारे में समझिएगा। अनुच्छेद 4 में है आपका कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो भी आपका संशोधन हुआ है इसे संविधान संशोधन माना नहीं जाएगा। यही है 4, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब जो है आगे इसका हम क्वेश्चन करते हैं, बताइएगा, ठीक है, ठीक ना। चलिए यहां से क्वेश्चन है आपका भाग 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 है, बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का सभी लोग जवाब दीजिए, ठीक है। देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आजकल पूछता है एग्जाम में, वही टाइप के क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है। ऑनलाइन वाले सभी लोग जवाब दीजिए। क्लास इन कर दीजिए, कुछ सुनाई नहीं दे रही है। राजीव कुमार क्या करेगा, चलिए जवाब दीजिए आप लोग। हेलो हेलो, आवाज तो जा ही रहा है, आ रहा है ना, कि प्रॉब्लम है। चलिए ठीक है, बताइएगा। आवाज जानते हैं आप लोग, फुल कर लीजिए, ठीक है। जो भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं आवाज नहीं जा रहा है, आवाज आप लोग फुल कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कथन कि भारत संघ नहीं है। असर्शन अर्थात कथन कह रहा है आपका कि भारत संघ नहीं है। तो क्या भारत संघ नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है ना। आपका अनुच्छेद 1 में ही कहा गया है, अनुच्छेद 1 में ही कहा गया है कि जो भारत है यह भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का क्या है, संघ है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है। तो यहां पर कथन में कह रहा है कि भारत संघ नहीं है, तो गलत है ना ये, ठीक है। उसके बाद कारण कह रहा है किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। क्या ये सही है कि नहीं है, सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, एक गलत है किंतु आर सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन नंबर 2 का सभी लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है। ऑनलाइन वाले पुष्पा, कविता, रविशी, हिमांशु, जितेंद्र, अंशु, पिंटू, गुड़िया। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है कि भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। मतलब राज्य की सीमा में परिवर्तन करना रहेगा तो कौन ऐसा करेगा, संसद करेगा कि लोकसभा करेगा कि राष्ट्रपति करेगा कि सर्वोच्च न्यायालय करेगा। तो आपको पढ़ाए थे ना अभी कि कुछ भी करेगा भारत के संविधान के अंतर्गत राज्य की सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, तो भारत की संसद करेगा। और कौन सा बहुमत से करता है, साधारण बहुमत से, ठीक है, साधारण बहुमत। आगे बताइएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दीजिएगा सभी लोग।
क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन आगे हार्ड मिलेगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? बोलिए। अनुच्छेद 1 के अनुच्छेद 2 के अनुच्छेद 3 के अनुच्छेद 4 के अनुच्छेद 5। नया राज्य बनाने का अधिकार अनुच्छेद 3, ठीक है। अनुच्छेद 3 के तहत नया राज्य बनता है, अभी जस्ट बताए थे। आगे, भारत के संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? तो भारत राज्यों का क्या है? संघ है, राज्यों का यूनियन, ठीक है, अनुच्छेद 1 के अनुसार। आगे क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? भारतीय संघ के अंतर्गत किसी भी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे प्राप्त है? ऑनलाइन में बताइए सभी लोग। दीपक कुमार, पिंटू, यही सब आंसर दे रहा है, ठीक है। चलिए, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार संसद को प्राप्त होता है, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून के द्वारा संभव नहीं है? तीन के तहत क्या संभव नहीं है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। छठा नंबर कह रहा है ना कि अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून के द्वारा क्या संभव नहीं है? तो नए राज्यों का गठन अनुच्छेद 3 के तहत शामिल है। राज्य के क्षेत्र में सीमा परिवर्तन, यह भी अनुच्छेद 3 के तहत। राज्य की सीमाओं में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के तहत। नए राज्यों का प्रवेश क्या 3 के तहत? नहीं, नए राज्यों का प्रवेश बोलता है अनुच्छेद 2, अभी पढ़ाए थे ना, अनुच्छेद 2 के तहत, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? देखिए, हम पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। सभी लोग बताइए। फिरोज खान, ममता कुमारी, हिमांशु कुमार, बताइए सभी लोग। देखिए, भारत के संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो भारत तथा इंडिया, ऑप्शन नंबर ए, इंडिया अर्थात भारत, क्योंकि अनुच्छेद 1 में कहा गया है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग जवाब दीजिए, ठीक है। पिंटू कुमार, रंजन कुमार, ठीक है, संजीव कुमार, स्टूडेंट किंग, अनुराधा, अशोक, पिंटू, काजल, जवाब दीजिए सभी लोग। साउंड इंक्रीज कीजिए, साउंड आप लोग भी इंक्रीज कर लीजिए, हम इंक्रीज कर लिए हैं, ठीक है। चलिए बोलेगा, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो बोले थे ना कि नया राज्य बनाना रहेगा तो संविधान कैसा होना चाहिए? साधारण। कैसा होना चाहिए? साधारण बहुमत से। आगे, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। कैसा? भारत में एक अगर जो नया राज्य सृजन करना रहेगा तो इस विधेयक को सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। कैसे? तो संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 सदस्य के अनुसमर्थन के द्वारा। नहीं, ऐसा तो हम नहीं पढ़ाएं आपको, आपको ऐसे कट कर देना चाहिए। उसके बाद संसद में साधारण बहुमत के द्वारा, सही है, साधारण बहुमत के द्वारा होता है। हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे, नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें है? तो नए राज्य का गठन करना रहेगा आप लोग को, तो नए राज्य का गठन करने की शक्ति किसमें है? संसद में है। नए राज्य का गठन कौन करता है? संसद, ठीक है। और संसद नए राज्य का गठन करता है कौन सा बहुमत से? साधारण बहुमत से, ठीक है, साधारण बहुमत। आगे, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? बताइए आप लोग, एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अभी जस्ट तो समझाएं सब।
चलिए कन्हैया कुमार। देखिए कह रहा है एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है ना नए राज्य की स्थापना करने के लिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ आपका जो बैच है आज का क्लास समाप्त होता है। ठीक है, और आगे जो है आप लोग अगर जो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आगे इन्फॉर्मेशन सर बता देंगे आपको। और ऑफलाइन अभी पटना में आपका चल रहा है शाम में 3 से 4 और सुबह में 11 से 12। मंडे से आपका न्यू बैच स्टार्ट होगा। ठीक है, मंडे से आपका न्यू बैच स्टार्ट होगा। जो लोग आना चाहते हैं पटना ऑफलाइन केला मंडी के पीछे बाजार समिति आर.के. सुमन बिल्डिंग में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास रखते हैं यहीं पर और आगे मिलते हैं। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट आप सभी को।